हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एसजी ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है बिहार बोर्ड क्लास 10 की बुक किसलय भाग 3 का चैप्टर नंबर 14 पीपल, जो कि एक कविता है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, कंप्लीट सोल्यूशन जो है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोग इस वीडियो को जो है वो पूरा देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये जो पार्ट है, पार्ट नंबर 14 पीपल किसलय भाग 3 की बुक से, ये एक कविता है। इस कविता में जो कवि है उन्होंने वो छायावादी युग के कवि हैं गोपाल सिंह नेपाली जी। उन्होंने इस समय एक प्राकृतिक दृश्य का बहुत ही ज्यादा सुंदर तरीके से वर्णन किया हुआ है। प्रकृति का जो कि छायावादी युग की कविताओं की विशेषता होती थी, प्राकृतिक चित्रण। तो उस वो छायावादी युग के कवि थे। तो इस कविता में उन्होंने एक प्राकृतिक दृश्य है जो पीपल का पेड़ है एक नदी या झरने के किनारे, तो उसका इन्होंने इस कविता में बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से वर्णन किया है। गोपाल सिंह नेपाली जी कौन थे, पहले आइए उनके बारे में जान लेते हैं। गोपाल सिंह नेपाली जी हिंदी एवं नेपाल दोनों जगह के एक बहुत ही ज्यादा नेपाली दोनों के प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने हिंदी भाषा में एवं नेपाली भाषा में दोनों में रचनाएं लिखी हुई हैं। इनका पूरा नाम जो था वो था गोपाल बहादुर सिंह। इनका जन्म 11 अगस्त 1911 को बिहार के पश्चिमी चंपारण के बेतिया जिले में हुआ था। इनको ज्यादा प्रसिद्धि हिंदी साहित्य से मिली थी। इन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत ज्यादा काम किया। साथ ही इन्होंने बॉम्बे जाकर के वहां की बहुत सारी जो मशहूर फिल्में हैं उनके लिए भी देशभक्ति से भरे हुए और बहुत ही अच्छे अच्छे जो गाने वगैरह भी और कविताएं लिखी थी। इनका 17 अप्रैल सन 1963 को इनका निधन हो गया। तो ये थे गोपाल सिंह नेपाली जी के बारे में कुछ पॉइंट्स। अब आते हैं हम लोग चैप्टर की तरफ। ये जो कविता है पीपल, इसमें जो गोपाल सिंह नेपाली जी हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। कानन का ये तरुवर पीपल, कानन यानी कि जो जंगल होता है, जंगल का पर्यायवाची होता है कानन। कानन का ये तरुवर पीपल यानी कि इन्होंने एक पीपल पेड़ के, पीपल जैसे कि इस कविता का शीर्षक है, तो एक पेड़ की जो दृश्य है, मनोरम दृश्य की वो कहाँ पर है उसके बारे में वर्णन किया है। शुरुआत की है इन्होंने कि जंगल में ये एक तरुवर यानी कि बहुत एक पेड़ है जिसका नाम है पीपल। युग युग से जग में अचल अटल, यानी कि बहुत टाइम से वो वहीं पर अपनी जगह पर एक अचल यानी कि बिल्कुल ऐसे ही अटल खड़ा है, बिल्कुल कहीं इधर उधर नहीं हुआ है, वो अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। ऊपर विस्तृत नभ नील नीचे वसुधा में नदी झील, यानी कि ऊपर उसके एक नीला नीला आसमान है बहुत फैला हुआ विस्तृत, और नीचे जो है उसके आसपास एक नदी और झील जो है वो बह रही है। जामुन तमाल इमली करील, और आसपास जो है वो बहुत सारे पेड़ हैं, जैसे जामुन तमाल इमली करील के वृक्ष हैं। जल से ऊपर उठता मृणाल, फुंगी पर खिलता कमल लाल, और जो झील है उसमें से वो कमल के फूल की डंडियां जो है वो बाहर आ रही है, उसके ऊपर एक कमल जो है लाल लाल वो खिले हुए हैं। तिर तिर करते क्रीड़ा मराल, और वो उसके ऊपर तैर रहे हैं कमल के फूल, ऐसा लग रहा है कि वो खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। ऊंचे टीले से वसुधा पर झरती निर्झरनी, झरझर हो जाती बूंद बूंद झरझर कर, यानी कि जो ऊंचे वसुधा पर यानी कि ऊंचे टीले पर से जो नदी है, झरना है, नदी जो है वो झरने की तरह गिर रही है और फिर नीचे आकर के बह रही है। वो बूंद बूंद कर गिरता झरना जो है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। निर्झर के पास खड़ा पीपल सुनता रहता कल कल छल छल, यानी कि वो जो निर्झर यानी झरना है उसके पास वो जो पीपल है का पेड़ है वो खड़ा हुआ है, और वो उसकी झरने की जो गिरने की आवाज है झरझर कलकल, वो जो है वो सुनता रहता है। पल्लव हिलते ढलढल, और जो उसके पत्तियां वगैरह हैं वो हिलती रहती हैं, और बहुत ही ज्यादा एक सुंदर आवाज है जो उस प्रकृति में जो है वो उत्पन्न हो रही है, और उस पेड़ के पत्ते जो हैं वो ढल ढल की आवाज करके गिर रहे हैं। पीपल के पत्ते गोल गोल कुछ कहते रहते डोल डोल, और जो पीपल है उसके जो गोल गोल पत्ते होते हैं वो हवा से हिल रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कुछ कह रहे हैं, वो कुछ मधुर ध्वनि निकाल रहे हैं। नेक्स्ट लाइन है, जब जब आता पंछी तरु पर, जब जब आता पंछी उड़कर
जब जब खाता फल चुन चुन कर। और उसके आसपास जो है वो पंछी जो है वो उड़ रहे हैं, और जब भी वो पेड़ पर आकर के बैठते हैं, आसपास के जो पेड़ हैं जैसे कि ऊपर बताया गया जामुन के, इमली के, इन सब के, तो पंछी वहां उड़ रहे हैं। और जब भी वो किसी भी पेड़ पे बैठते हैं तो जो फल होते हैं, या पीपल के पेड़ पर भी बैठते हैं तो जो फल हैं उसके वो चुन चुन करके खाते रहते हैं। पड़ती जब पावस की फुहार, बजते जब पंछी के सितार, बहने लगती शीतल ब्यार। उसके बाद जब बारिश की जो फुहार है वो गिरती है उस समय पंछी जो होते हैं वो सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और चहचहाने लगते हैं, और ठंडी ठंडी बहने लगती शीतल ब्यार यानी कि शीतल ब्यार यानी ठंडी हवाएं, और चारों तरफ ठंडी हवाएं जो है वो बहने लगती हैं। तब तब कोमल पल्लव हिलडुल गाते सरसर, मरमर मरमर मंजुल, लख लख सुन सुन विहलव बुलबुल। और जब जब जो शीतल यानी कि ठंडी हवा जो है वो चलती है तो फिर तो जब जब जो है कोमल हवाएं जो चलती हैं वो पल्लव यानी कि फूल, तो फूल गिरते, ऐसे फूल हिलते हैं, ऐसे सरसर की आवाज होती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि सब मिलकर के गाना गा रहे हैं या बहुत अच्छी आवाज निकाल रहे हैं। मरमर मंजुल लख लख सुन सुन विहल बुलबुल। और जो चिड़िया है, बुलबुल है, वो सब उन जब मधुर मधुर ध्वनि सब तरफ से निकलने लगती है तो बुलबुल भी है वो भी अपनी मधुर आवाज में गाने लगती है। बुलबुल गाती रहती चह चह, सरिता गाती रहती बह बह, पत्ते हिलते रहते रह रहे। यानी कि बुलबुल जो है वो अपनी गाती रहती है, और जो नदी है वो अपने ही धुन में चलती रहती है, बहती रहती है। पत्ते जो हैं वो अपनी एक लय में हिलते रहते हैं। जितने भी हैं इसमें कोटर सब पंछी गिलहरियों के घर। और जो पेड़ है उसके तने में जितने भी छेद होते हैं वो सब क्या है, पंछी और गिलहरियों के घर हैं उस पीपल के पेड़ में। सब पंछी संध्या को अब दिन जाता ढल, सूरज चलते हैं अस्ताचल। अब शाम हो रही है, दिन ढल रहा है, सूरज जो है वो डूब रहा है। कर में समेट किरणें उज्जवल, यानी कि अपनी किरणें जो है सूरज समेट करके अब ढल चला है और शाम हो रही है। हो जाता है सुनसान, लोग चल पड़ते घर को, चील कोक अंधियाली संध्या के को विलोक। और फिर शाम हो जाती है, सुनसान होने लगता है, सब तरफ सुनसान छाने लगती है, तो फिर रात होने लगती है, अंधेरा होने लगता है। तो सारे जो अपने जो पंछी वगैरह हैं या जानवर हैं वो उस कटोर में अपने घरों में वापस लौट रहे हैं। जो अपना घोंसला बनाए हुए हैं, पत्तों के घर बनाए हुए हैं, जो उसके तने के छेद में जो घर बनाए हुए हैं, गिलहरियां, चिड़िया वगैरह सब अपने घरों को लौट जाती हैं। नेक्स्ट लाइन है, घर घर में आती नींद उतर, निद्रा ही में होता प्रभात कट जाती है। इस तरह रात फिर वही बात रे फिर वही बात, फिर वही बात रे वही बात। यानी कि फिर जब सब अपने घरों में लौट आते हैं तो सबको नींद आने लगती है हमेशा की तरह, क्योंकि घर जो होता है उसमें लोगों को नींद आती है। फिर इस वसुधा का वन्य प्रांत है दूर, अलग एकांत शांत। ये जो पूरा प्राकृतिक दृश्य है इसका एक अलग ही जो है वो दृश्य है, एकदम अलग, दूर, एकांत और शांत है। खड़े जहाँ पर शाल बांस चौपाए करते नरम घास, निर्झर सरिता के आसपास। वो ऐसी जगह है, उसका दृश्य इतना खूबसूरत सुंदर है जहाँ पर शाल और बांस के बड़े बड़े वृक्ष हैं, वो खड़े हैं, चौपाए चढ़ते नरम घास। और उसके बाद सुबह का चौपाई यानी कि जानवर होता है, चार पैर वाले जानवर जो होते हैं वो नरम नरम घास खाते रहते हैं। वहां का जो प्राकृतिक दृश्य है उसके बारे में बता रहे हैं कवि कि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। निर्झर सरिता के आसपास रजनी भर रो चकोर कर देता है, रोज भोर नाचा करते हैं जहां मोर। यानी कि उस जो नदी के आसपास है, रात में जो चकोर होता है वो रो करके सुबह कर देता है, और सुबह वहां पे जो एक अलग दृश्य देखने, रात को जैसे दृश्य देखने मिलता है कि रजनी जो है उसकी मनोहर आवाज है, जो कि ऐसा लगता है कि वो अपने प्रियतम के लिए रो रही है या अपने रात में बोल रही है। जो चकोर पक्षी होता है वो रो करके रात भर रो करके उसकी आवाजें आती हैं, जैसे कि लगता है वो अपने किसी चाहने वाले के लिए रो रहा है। और सुबह होती है तो एक अलग दृश्य देखने को मिलता है, जैसे कि जहाँ जगह मोर जो है यहाँ पर जंगल में नाचता रहता है वहां वल्लरी का बंधन क्या, वह तो आलिंगन भी चिर आलिंगन।
और जो वहाँ आसपास जो पेड़ों की लताएं होती हैं, लत्तर वगैरह जो क्या कहा जाता है, वो एक दूसरे से ऐसे लिपटी हुई दिखाई देती हैं, जैसे कि एक दूसरे को आलिंगन यानी कि गले मिल रही हो, हमेशा वो गले मिलती रहती हैं। बुझती पति को की जहाँ प्यास निद्रा लग जाती अनायास है वही सदा इसका निवास। और ये ऐसी जगह है कि अगर आप यहाँ आएंगे तो आप अगर इसकी अच्छी मधुर शीतल छाया में बैठेंगे तो आपकी आंख लग जाएगी, आपको इतनी ज्यादा शांति मिलेगी। तो इस तरह से इन्होंने इस पीपल के वृक्ष के जरिए जो प्रकृति का चित्रण किया है कि वो जगह जो है वो कितनी मनोहर है, कि वहां जाकर के किस किस तरह का अनुभव होता है आपको देख करके। तो ये था इस पाठ का व्याख्या। अगर किसी भी कोई भी लाइन की अगर पंक्ति पूछ लेता है तो आप प्लीज इसमें से लिख दीजिएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू जो 1 नंबर के आते हैं आपकी बुक में, ये बिहार बोर्ड क्लास 10 नॉन हिंदी का पार्ट नंबर 14। तो पहला क्वेश्चन इसमें है गोपाल सिंह नेपाली रचित कविता का क्या नाम है? जवाब है पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल शीर्षक पीपल शीर्षक कविता की कवि कौन है? ये थोड़ा इनकम्प्लीट है, सॉरी इट्स अ पेन मिस्टेक। तो कविता की कवि कौन है? जवाब है गोपाल सिंह नेपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल के किस भाग में पंछी और गिलहरियों के घर हैं? जवाब है कोटर में। अगला सवाल है पीपल कविता किससे परिचय कराती है? यानी प्रकृति के विविध रूपों से। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया तरह तरह की इसमें प्राकृतिक चित्रण जो है वो किया गया है पीपल के पेड़ का और उसके आसपास के दृश्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल कविता में पक्षी चुन चुन कर क्या खाता है? जवाब है फल। अगला सवाल पीपल हिंदी साहित्य के किस काल की कविता है? जवाब है छायावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पीपल कहाँ खड़ा है? जवाब है निर्झर के पास, यानी निर्झर यानी कि झरने के पास। अगला सवाल पीपल के वृक्ष किस गैस को उत्सर्जित करता है? यानी कि पीपल के पेड़ से हमें कौन सी गैस मिलती है? जवाब है ऑक्सीजन। अगला सवाल है पीपल कविता में किस भाव की व्यंजना हुई है? जवाब है जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य का। अगला सवाल कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का क्या आकार है? जवाब है गोल। पीपल पाठ की विधा है कविता। पीपल का पेड़ मानव सभ्यता के लिए है अति उपयोगी। अगला सवाल छायावादी कविता की विशेषता क्या है? जवाब है प्राकृतिक चित्रण। अगला सवाल निर्झर के पास खड़ा पीपल सुनता रहता कलकल छलछल, यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है? जवाब है गोपाल सिंह नेपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संस्कृति में पीपल वृक्ष का स्थान कैसा है? जवाब है पूजनीय। क्वेश्चन नंबर 16 है कैसा वातावरण मिलने पर बुलबुल पंछी गाना गाने लगते हैं? जवाब है पावस की फुहार और शीतल ब्यार बहने पर, यानी कि वर्षा ऋतु जब शुरू होती है तो फिर और ठंडी हवाएं चलती हैं तो जो बुलबुल पंछी है वो गाना गाने लगता है। अगला सवाल है इच्छा पूर्ति करने वाले पेड़ को क्या कहते हैं? जवाब है कल्पतरु। तो ये थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो इस चैप्टर से आ सकते हैं। अब आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की तरफ जो आपके बुक में दिए गए हैं। आपकी बुक में जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 का चैप्टर नंबर 14 पीपल, इसमें जो आपके बुक में पार्ट से क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है पीपल के पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं? इसका आंसर है पीपल का पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है। यह राहगीरों को छाया प्रदान करता है। राहगीर यानी कि यात्री लोग इसकी शीतल छांव में अपनी थकान मिटाते हैं। पीपल का पेड़ खुद दूषित वायु को ग्रहण करके हम सबके लिए स्वच्छ एवं ताजा वायु छोड़ता है, यानी ऑक्सीजन। पीपल का पेड़ पक्षियों का निवास यानी कि घर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसा वातावरण मिलने पर बुलबुल पंछी गाने लगते हैं? इसका आंसर है जब वर्षा की बूंदें पेड़ पर गिरती हैं और शीतल हवा के झोंकों से पेड़ों के पत्ते हिलने लगते हैं तथा पेड़ के कोमल पत्तों में सरसर मरमर की सुरीली आवाज निकलती है तो बुलबुल का मधुर गाना भी सुनाई पड़ने लगता है। अगला सवाल है वन्य प्रांत यानी कि जंगल के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। आंसर है वन्य प्रांत में तरह तरह के पेड़ पीपल जामुन इमली आदि चारों ओर फैले होते हैं। कई तरह के फूल जिनसे पर भौरे मंडराते रहते हैं। चिड़ियों का शोर मोर का नाचना ये सभी मिलकर जंगल की शोभा जो है वो बढ़ाते हैं। तो ये था पार्ट से क्वेश्चन आपकी बुक में जो दिए गए हैं। अब आते हैं पार्ट से आगे एक्सरसाइज पर। पार्ट से आगे एक्सरसाइज में आपके की बुक में कुछ पंक्तियां दी हुई हैं। एक बंद दिया गया है, बंद यानी कि 4-5 लाइन, उसका आप लोगों को भावार्थ लिखना है। वो बंद कहाँ से है? ऊपर विस्तृत से लेकर के फुगनी पर खिलता कमल लाल, तो यहाँ तक की जो पंक्तियां हैं 3-4 लाइन, उनका आपको अर्थ लिखना है या इसमें कवि क्या कहना चाह रहा है ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं इसका अर्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपाल सिंह नेपाली कहते हैं कि ऊपर नीले नीले आकाश के नीचे धरती स्थित है।
नीचे धरती पर नदियां और झील बह रही हैं। चारों ओर जामुन, तमाल, इमली और कांटेदार झाड़ियां फैली हुई हैं। झील में लाल लाल कमल खिल रहे हैं, जिससे वन की शोभा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। पीपल के पेड़ के आसपास के दृश्य का ये वर्णन है। अगला है जो बंद है वो है खड़े जहां से लेकर के हैं जहां मोड़ तक। इसका है भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यहाँ जंगल में शाल और बांस के पेड़ खड़े हैं, यहाँ वहाँ चौपाया जानवर चरते रहते हैं। वन प्रदेश में नदी के आसपास चकोर चिड़िया रात भर रो रो कर सुबह कर देते हैं और दिन में मोर का नाच होते रहता है। ये प्राकृतिक दृश्य का इन्होंने वर्णन यहाँ पे किया है। तो पार्ट से इसे दो ये पदों की व्याख्या है आपकी बुक में एक्सरसाइज में दी हुई, तो ये उसके आंसर है। अब आते हैं जो आपके बुक में एक तीसरा क्वेश्चन है व्याकरण पे। एक एक्सरसाइज आपके में व्याकरण पे दी गई है। पाठ में आए योजक चिन्ह वाले शब्दों को लिखिए। इस कविता में बहुत से योजक चिन्ह क्या होता है? ये जो बीच में डैश होता है ना, जो दो वर्डों को जोड़ता है, तो ये कहलाता है योजक चिन्ह। तो फिर उसमें आपके पाठ में कविता में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं, बाकी आप लोग अपने तरफ से पढ़िएगा। जैसे युग युग, नील नील, बूंद बूंद, कल कल, छल छल, ढल ढल, ढल ढल, गोल गोल, सुन सुन, चह चह, इस तरह से काफी सारे वर्ड जो है योजक चिन्ह वाले आप इस कविता में दिए गए हैं, उसको आप चुन करके लिखिए। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द लिखिए। तरु, तरु का पर्यायवाची होता है पेड़, वृक्ष। कानन, जंगल, वन। सरिता, नदी, प्रवाहिनी। वसुधा का पर्यायवाची है धरती या पृथ्वी या भूमि। बयार का है हवा या वायु। तो ये था इस चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट, या कोई भी डाउट है ऐसा तो फिर प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर ये आपको ज़रा सा भी यूज़फुल लगता है तो।